डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविशंकर पांडे। आज मैं बीए सेकेंड ईयर का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1789 का जो पेपर है, उसके एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ढेर सारे सवाल, कि जैसे कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे, पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थीं, या पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। 3 सवाल तो यही आपको मिल गए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में साहित्य में क्या प्रगति हो रही है, कला में क्या प्रगति हो रही है, और विज्ञान में क्या प्रगति हो रही है। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो पुनर्जागरण जो टॉपिक है, इसी से 5 या कभी कभी 6 सवाल मिल जाते हैं। तो ये जो 5 या 6 सवाल इस टॉपिक से जो बनते हैं, इसमें से 2 आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं कि पुनर्जागरण का क्या कारण था, कभी कभी ये पूछ लेता है, या पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं, या पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, और फिर साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्रों में पुनर्जागरण काल में क्या क्या प्रगति हो रही है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये जो पुनर्जागरण आप लोगों का जो टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पुनर्जागरण को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुनर्जागरण को समझ लेने के बाद ही ये जो विश्व इतिहास है ये आसान हो जाता है, और फिर आप लोगों को पूरे विश्व के इतिहास को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम पुनर्जागरण ये टॉपिक पढ़ाते हुए हो सकता है 2-3 दिन का टाइम लें, लेकिन आप लोगों को खूब बढ़िया से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, और आप लोग ताकि एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण ये जो टॉपिक है, इसको इंग्लिश में रेनेसा बोलते हैं। इसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण शब्द भी कहा जाता है, कल्चरल रेनेसा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस टॉपिक को समझने के लिए, कि पूरे विश्व के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। जैसे हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, वो चाहे विश्व का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, तो जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और भारत के भी इतिहास को प्रारंभ में हिंदू काल और मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल विभाजित किया गया। जेम्स मिल ने इसको विभाजित किया था, और 1947 तक भारतीय विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में इसी काल विभाजन के आधार पर इतिहास को पढ़ाया जाता था। लेकिन भारत को जब आज़ादी मिली तो फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल में ही इस पे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे, और 1947 के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो अब हिंदू काल की जगह प्राचीन काल हो गया, मुस्लिम काल की जगह मध्यकाल हो गया, और ब्रिटिश काल की जगह आधुनिक काल हो गया। तो उसी तरीके से इतिहासकारों ने पूरे विश्व के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को यदि पुनर्जागरण को समझना है तो इस विश्व के इतिहास के काल विभाजन को भी समझना होगा, तभी आप लोगों को पुनर्जागरण ठीक ढंग से समझ में आएगा।
तो विश्व के इतिहास को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन काल। प्रारंभ से लेकर के 5वीं शताब्दी तक के काल को प्राचीन काल कहा गया। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा गया, क्योंकि रोम और यूनान की संस्कृति को मिला करके ये युग बना था। और प्राचीन काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, ये जो महान शासक हुए हैं ये इसी प्राचीन काल में पैदा हुए थे। और आपने अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ना इस तरीके के ना कि जो इस काल में इलियड और ओडिसी जैसे महाकवि होमर ने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों की रचना की। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्यों इतिहासकारों ने इस युग को स्वर्ण युग कहा है। ये प्रारंभ से लेकर के और 5वीं शताब्दी तक के काल को प्राचीन काल कहा गया है विश्व के इतिहास में, और इसको स्वर्ण युग भी कहा गया है क्योंकि ये रोम और यूनानी संस्कृतियों को मिला करके बना था। और बहुत महान शासक हुए, उत्कृष्ट अच्छे अच्छे महान ग्रंथों की रचना की गई, महान दार्शनिक, महान विचारक इस युग में पैदा हुए। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि धर्म का प्रभाव मनुष्य जीवन पे बहुत कम था और मनुष्य का जीवन खुशहाल था। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इस युग को जो है स्वर्ण युग कहा है। लेकिन 3री शताब्दी में एक घटना हुई। वो घटना ये है कि जो रोमन साम्राज्य है, ये जो रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम हुआ करती थी, ये अब 2 भागों में विभाजित हो गया। 3री शताब्दी की ये घटना मैं बता रहा हूँ। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी रोम ही रही, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हो गई कुस्तुनतुनिया। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया तो और जब राजधानी भी अलग अलग हो गए रोम और कुस्तुनतुनिया, तो जर्मन आक्रमणकारियों ने क्या किया कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो जर्मन आक्रमणकारियों के निरंतर आक्रमण के फलस्वरूप ये हुआ कि 5वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। तो अब इसीलिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद से ही यूरोप में मध्यकाल का प्रारंभ शुरू हो जाता है। जैसे ही जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा रोम पे कब्जा जमा लिया जाता है और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, तो फिर यूरोप में जो है मध्यकाल शुरू हो जाता है। लेकिन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, जो आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड भी है, कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी है, वह पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 तक अपना अस्तित्व बनाए रखा। बाद में जब 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने जब उस पर आक्रमण किया और जब उसका विघटन प्रारंभ हो गया, तो यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो गई, जिसको हम लोग आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। या पुनर्जागरण का जो तात्कालिक कारण है वो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण और से ही माना जाता है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसके राजधानी रोम है, उस पर जब जर्मन आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके उस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर यहीं से यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। यानी जो दूसरा काल है मध्यकाल, वो 5वीं शताब्दी से शुरू हो गया और वो चाहता है 14वीं शताब्दी तक। यानी 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को यूरोप के इतिहासकारों ने मध्य युग की संज्ञा दी है या मध्यकाल की संज्ञा दी है। लेकिन अब जब रोमन साम्राज्य का जब विघटन हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य का, तब यूरोप में सामंतवाद का दौर शुरू हो गया और फिर साथ ही साथ जो पोप है वो शक्तिशाली हो गया और उसने भी रोम में एक विशाल चर्च की स्थापना की और धीरे धीरे जो सामंतवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और साथ ही साथ चर्च का भी प्रभाव बढ़ने लगा। और इसी के साथ साथ जो मनुष्य का जीवन है उस पर धर्म ने अपना अत्यधिक प्रभाव जमा लिया। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ जो है धर्म के जकड़न में बंध गया।
अब जन्म से लेकर के मनुष्य को धर्म जो कहता है, यानी जो चर्च कह रहा है, जो मनुष्य का जीवन है वो चर्च के द्वारा नियंत्रित हो गया। और साथ ही साथ अब मनुष्य जो है स्वतंत्र कुछ नहीं सोच सकता, सब जो चर्च कह रहा है वही मनुष्य को करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई और एक जो बौद्धिक प्रगति जो हो रही थी प्राचीन काल में वो भी रुक गई। तो इसीलिए इतिहासकारों ने यूरोप के मध्य युग को अंधकार युग की संज्ञा दी है, क्योंकि बौद्धिक प्रगति नहीं हो रही है, वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो गए हैं और मनुष्य के जीवन पे धर्म का अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो गया। कुल मिलाकर आप ये कहें कि चर्च का नियंत्रण स्थापित हो गया और चर्च जो कह रहा है, चर्च का प्रधान कौन है? पोप। और चर्च जो कह रहा है वही सत्य माना जाने लगा। तो इतिहासकारों ने यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग की संज्ञा दी है। और लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी को ही पुनर्जागरण के युग के नाम से जाना गया। 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के काल को पुनर्जागरण का काल कहा गया, क्योंकि पुनर्जागरण जो है कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। ये 200 जो काल है 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, ये 200 कालों के निरंतर संघर्ष और उसमें जो निरंतर प्रगति हो रही है, जो वैचारिक प्रगति हो रही है, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, साहित्यिक प्रगति हो रही है, पूरे 200 सालों के में जो उपलब्धियां हासिल की है यूरोप के लोगों ने, उसके आधार पे इसको पुनर्जागरण। अभी जब हम लोग पुनर्जागरण जब पे चर्चा करेंगे तो डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा गया है। इसको यूरोप के इतिहासकारों ने अंधकार युग की संज्ञा दी है। सामंतवाद और चर्च का प्रभाव, ये दो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लेकिन कालांतर में ऐसा आया कि 14वीं शताब्दी से यूरोप के लोगों ने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया और जो पूर्व की जो मान्यताएं हैं उसको उन्होंने चुनौती देनी शुरू की और इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। तो ये जो है पुनर्जागरण के पहले की जो घटना है या पुनर्जागरण के पहले जो विश्व का इतिहास है कैसे है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब जो है हम लोग जो है पुनर्जागरण के बारे में कल से मैं आप लोगों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है और उसके क्या कारण हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं और ये सबसे पहले इटली में क्यों शुरू हुआ, फिर पुनर्जागरण के दौर में साहित्य में क्या प्रगति हो रही है, कला में क्या प्रगति हो रही है और विज्ञान में क्या प्रगति हो रही है, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। तो अब कल हम लोग जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब रेगुलर ये विश्व इतिहास जो बीए सेकेंड ईयर का जो कंपलसरी पेपर है, अब ये रेगुलर चलेगा और आप लोग इसमें इसको लाइक करिए और बड़े पैमाने पे इस जुड़िए और अपने कमेंट भेजिए ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।